नितिन कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, कालीचंद पीजी कॉलेज लखनऊ। आज हम प्रश्न पत्र BHDC 131 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग की चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का उद्भव भी भारतेंदु युग से ही माना जाता है। अगर हम देखें कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के एक लंबे काल के उपरांत जब हम आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं तो वह काल स्वतंत्रता आंदोलन का काल था। अंग्रेज पूर्ण रूप से शासन करने लगे थे और प्लासी और बक्सर के युद्ध के उपरांत जब अंग्रेज उसमें विजय हुए तो उन्होंने और भी अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। हमारा देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसे में साहित्य भी इससे अछूता नहीं था। रीतकालीन परंपरा में जहाँ सभी कवि दरबारी थे, वहीं जब हम भारतेंदु युग में आते हैं या हम आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं तब हम पाते हैं कि यहाँ कोई भी कवि दरबारी नहीं था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का हरण कर लिया था, उनके राज्य नष्ट हो गए थे और कहीं ना कहीं उन राजाओं के मन में भी यह कुंठा थी या बदले की भावना भड़क रही। और भारतीय जनमानस भी अंग्रेजों की छलपूर्ण और दबाव की राजनीति के चलते वह उनसे घृणा कर रहा था और अपने को आजाद कराने की सोच रहा था। इसी के परिणाम स्वरूप एक क्रांतिकारी घटना घटती है सन 1857 में, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस स्वतंत्रता संग्राम ने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला हमारे साहित्य पर, हमारे देश पर, हमारी भाषा पर और हमारे रीति रिवाज परंपराओं पर, हमारी संस्कृति पर। 1857 के विद्रोह के उपरांत एक ऐसे समाज का निर्माण होता है जहां जन जन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर चुकी थी। जन जन में क्रांति हिलोरें ले रही थी। ऐसे समय ही हम जानते हैं कि भारतेंदु का जन्म 1850 में होता है और उन्हीं के जन्म के 7 वर्ष उपरांत ही ये घटना घट जाती है जब 1868 में कविवचन सुधा का संपादन भारतेंदु प्रारंभ करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना रहती है और उस देशभक्ति की भावना से प्रभावित होकर ही वो देशभक्तिपूर्ण रचनाएं और ऐसे साहित्य के सृजन की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जिससे हमारा देश और हमारा साहित्य नई दिशा में आगे बढ़ता है। 1857 की क्रांति, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 मई को निश्चित हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो 29 मार्च 1857 को ही वो क्रांति की ज्वाला भड़क उठी, जिसका नेतृत्व मेरठ छावनी में मंगल पांडे ने किया। उसके उपरांत सेना और जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने दिल्ली पहुंचकर जो बहादुर शाह जफर अबदस्त कर दिए गए थे उनको अपना शासक, अपना राजा घोषित कर दिया और युद्ध का बिगुल बजा दिया। लेकिन अंग्रेजों ने निर्दयतापूर्ण वातावरण के चलते, अपनी दमनकारी नीति के चलते इस स्वतंत्रता आंदोलन को तो दबा दिया, लेकिन वो जो चिंगारी, जो ज्वाला भारतीय जनमानस में, लोगों के अंतःकरण में उपजी थी, उसे वह दबा नहीं पाए और कहीं ना कहीं वो आगे चलकर आज़ादी का कारक बनती है। अंग्रेजों ने हम आप सभी जानते हैं कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति ने जो भारतीय राजा थे उनसे उनके
राज्य छीन लिए, संपत्तियां छीन ली और उस पर कंपनी का अधिकार। यही स्थिति भारतीय जनमानस की हुई कि जो जनता थी, जो यहाँ के कारीगर थे, जो दस्तकार थे, उनसे भी उनके रोजगार छीने जाने लगे, जिस कारण से एक आक्रोश की भावना भारतीय जनमानस में बलवती हो रही। और इस क्रांति के उपरांत जब सभी ने यह देखा कि अंग्रेज अब ऐसे छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, वो हम पे शासन करने आए हैं और उन्होंने हमको पूर्ण रूप से अपना गुलाम बना लिया है, तब उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का सोचा और बिगुल फूंक दिया कि हम आजादी लेकर रहेंगे। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारतीय साहित्य पर भी पड़ता है, हिंदी साहित्य पे पड़ता है, क्योंकि जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसका क्षेत्र हिंदी भाषी ही था, वही क्षेत्र अधिक प्रभावित था, इसलिए सर्वाधिक प्रभावित होता है हमारा हिंदी साहित्य। और रीतिकालीन परंपरा से निकलकर जहां श्रृंगार था, सौंदर्य था, दरबारी चेतना थी, दरबारी साहित्य का सृजन हो रहा था, वहां से साहित्य निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश कर जाता है, जहां केवल कविता की में श्रृंगार की बात हो रही थी कि राजा के मन को प्रसन्न करने के विषयों को रखा जा रहा था, वहीं भारतेंद्र युग में उन विषयों को भी कविता का विषय बनाया जाने लगा जो अभी तक कविता का विषय नहीं होते थे। वो एक मजदूर की समस्या हो, किसान की समस्या हो, स्त्रियों की समस्याएं हो, या बेरोजगारी की समस्या हो और शोषण की समस्या हो, ये सभी विषय कहीं ना कहीं वो भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में प्रवेश कर रहे थे, उन पे कविताएं लिखी जा रही थी, नाटक, निबंध, कहानी। राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत अगर हम यह देखें कि रजवाड़े तो खत्म हो गए थे, दरबारी साहित्य खत्म हो गया था, क्योंकि जब दरबार ही नहीं बचे थे तो दरबारी साहित्य का सृजन ही संभव नहीं। और वह जो साहित्य है वो जनवादी साहित्य की ओर उन्मुख हो चुका था। हम सामान्य जनता के, सामान्य लोगों के समस्याओं को भी केंद्र में रख रहे थे। ऐसे समय में जब कोई भी आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, हम कैसे स्वतंत्र होंगे, हम कैसे आजाद होंगे, ऐसे में साहित्य कहीं ना कहीं रास्ता दिखा रहा था। इसी समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और उसी में प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार होता है, छापा खानों के आविष्कार ने भी साहित्य को एक नई दिशा और दशा प्रदान की। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद ही गद्य का अधिक से अधिक विकास हुआ। इसके पहले भी गद्य लिखा जाता था, लेकिन वह रीतिकाल में जो गद्य मिलता है वो टीकाओं के रूप में, किसी पुस्तक की टीका लिखी गई किसी विषय पर, एक स्वतंत्र रूप से गद्य की रचना नहीं होती। लेकिन जब हम आधुनिक युग में आते हैं तब हम नाटक, कहानी, उपन्यास आदि के माध्यम से हम नए नए विधाओं के माध्यम से गद्य का विकास होता है और इस गद्य के विकास ने क्रांतिकारी स्थितियां उत्पन्न की और जो दूर दराज के क्षेत्र थे वहां तक हम अपनी बात को पहुंचाने में सक्षम हुए। जैसा कि कहा जाता है कि अंग्रेजों के आने के बाद ही भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। ये बात कहीं तक सत्य है, लेकिन इसे हम पूर्ण सत्य नहीं कह सकते। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सर्वप्रथम कहना प्रारंभ किया कि आप अशिक्षित हैं, आप पिछड़े हैं,
आप कुछ नहीं जानते, आपका परिधान ठीक नहीं है। किसी की भी योग्यता का अनुमान उसके परिधानों से नहीं लगाया जा सकता। ये जो भारतेंद्र युग था, इसने हमें अपने देश के गौरवमय इतिहास से परिचित कराने का कार्य किया। हमें बताया कि हम क्या थे और क्या हो गए। ये वही देश है जिसने 0 से 9 तक के अंकों की खोज की, जिसने वराहमिहिर, बाणभट्ट जैसे अनेक वैज्ञानिकों की सर्जना की, और जिन्होंने भूगोल आदि विषयों की जो रचना की, उसने वो आज भी मील का पत्थर हैं और कहीं ना कहीं संपूर्ण विश्व को एक दिशा दिखा रहे हैं, एक मार्गदर्शन कर रहे हैं। अंग्रेजों ने ठान लिया था कि अब हम भारत में रहेंगे, जाएंगे नहीं, लेकिन जब भारतीय जनमानस खड़ा हुआ तो उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। एक लंबी संघर्ष की एक लंबी गाथा है। इसी में हम चर्चा करते हैं भारतेंद्र युगीन साहित्य की। वो मुख्य रूप से गद्य और काव्य में पाया। सबसे क्रांतिकारी जो घटना थी वो थी गद्य का आविष्कार। हमने पहले भी बताया कि जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, छापाखाने का आविष्कार हो गया, तो गद्य में लिखना पढ़ना आसान हो गया। अनेक पत्र पत्रिकाएं छपने लगी और वो जन जन तक पहुंचने लगी। भारतेंद्र ने स्वयं 1868 में कवि वचन सुधा का संपादन किया। कवि वचन सुधा के बाद 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली, जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से जानी जाती है। ऐसे में चूंकि हमने जो पहले चर्चा की कि उसमें अनेक जनता से जुड़े हुए विषय समाहित हो रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा की चिंता थी, कहीं ना कहीं हम उनके शोषण की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम स्त्रियों की शिक्षा की बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे अंग्रेज जो हमारे परंपरागत उद्योग धंधों को नष्ट कर रहे थे, उसकी ओर हम इशारा कर रहे थे। वह बात भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंची। इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति घटी तो वहां पर उद्योग धंधे बहुत बड़ी संख्या में स्थापित किए गए और उनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, कच्चा माल चाहिए था। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भारत के परंपरागत संसाधन थे उनको धीरे धीरे वो कम करने लगे। यहाँ के रोजगार को उन्होंने जो कारीगर थे, दस्तकार थे, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाते थे, उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया, और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे उसका अंधाधुंध दोहन किया और कच्चे माल को वो इंग्लैंड भेजने लगे। यहाँ से कच्चा माल ले जाते और वहां से उस वस्तुएं बनाकर लाते जो कई गुना रेट पर हमें वो बेचते थे। इस ओर भी लोगों का ध्यान गया और उन्होंने इसका विरोध किया। जब समाज की बात करते हैं तो समाज में एक ओर तो हम संघर्ष कर रहे थे गरीबी से, भूखमरी से, वहीं कहीं ना कहीं हम उन रूढ़ियों और कुरीतियों से भी संघर्ष कर रहे थे जो हमारे समाज के लिए अभिशाप बनी। चाहे राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, केशव चंद्र सेन हो, दयानंद सरस्वती हो, इन्होंने जब समाज की ऐसी स्थिति देखी कि विधवा विवाह, बाल विवाह, बहु विवाह
आदि अनेक कुरीतियों के चलते, सती प्रथा आदि के चलते हम समाज में किस तरह से हमारा जो समाज है वो पिछड़ रहा है, हमें कहाँ होना चाहिए और आज हम कहाँ पहुंच रहे हैं, उसका जब इन्होंने आकलन किया तो इस कुप्रथाओं से देश को मुक्ति दिलाने का एक दृढ़ संकल्प लिया और उस मार्ग पर चले। जहां तक आप जान रहे हैं कि वो जो मुगलों ने हमारी संस्कृति को नष्ट किया था, उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, हमारी रीतियों को नष्ट किया और उन रीतियों को कुरीतियों में बदल दिया। बहुत सारी जो रीतियां जिनको हमने भारत आधुनिक युग में समाप्त किया, वो भारतीय संस्कृति में कहीं नहीं थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, ये कुरीतियां हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसका अंग नहीं थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मुगल काल में या उसके बीच में इनका समावेश हुआ और इन्होंने हमारे समाज को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया, जिस कारण से हम कहीं ना कहीं पीछे होते चले गए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत के लिए आंदोलन चलाया। केशव चंद्र सेन ने बहुविवाह, बाल विवाह आदि के विरोध में आंदोलन चलाया और अंग्रेज अधिकारियों की सहायता से कहीं ना कहीं इन्हें दूर करने में वह सफल भी हुए। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती कि कानून बना देने मात्र से ही ये व्यवस्था खत्म नहीं हो जाती। इसके लिए एक बहुत बड़े जन जागरण की आवश्यकता थी और उसमें सबसे बड़ी बाधा थी अशिक्षा। आधुनिक युग तक आते आते स्त्रियों की तो शिक्षा पूर्ण रूप से बंद हो चुकी थी। भले ही कुछ परसेंट स्त्रियां पढ़ी लिखी हों, वरना 90% स्त्रियां तो अनपढ़ ही थी। और जिसे हम आधी आबादी कहते हैं, आप कल्पना कीजिए कि इस देश की 50% जनसंख्या निरक्षर होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो उस देश की उन्नति कैसे हो सकती। और पुरुषों की स्थिति भी शिक्षा में कोई बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत कम लोग ही ऐसे थे जो पढ़ लिख सकते थे या अंग्रेजों की नीतियों को और उनकी कुरीतियों को समझ सकते थे। बहुत कम परसेंटेज था ऐसे लोगों का जो अंग्रेजों की दूरगामी नीतियों को समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि ये जाने वाले नहीं। भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने, स्वयं भारतेंदु ने भी केवल रचनाओं का सृजन नहीं किया, उन्होंने समाज को जागृत किया। उन्होंने समाज में एक नई चेतना फैलाई। इसीलिए इस युग को नवजागरण काल भी कहते हैं। उन्होंने सामान्य जनमानस को इस बात से परिचित कराया कि जो जीवन हम जी रहे हैं वो हमारा जीवन नहीं है। अपने निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में भारतेंदु ने बहुत अच्छे से यह स्पष्ट किया कि हम यह वही देश है जहां समस्त वस्तुओं का निर्माण होता है। अगर हम भारत की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि जो भारत के गांव थे वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थे। वहां लोहे का काम करने वाला लोहार भी था, नाई भी था, माली भी था। कृषक अपनी खेती करते थे और उससे जो अनाज उत्पन्न होता। हम चर्चा कर रहे थे भाषा की। भारतेंदु ने जो क्रांतिकारी कदम उठाया वो था खड़ी बोली को हिंदी गद्य की भाषा बनाना।
इसके पहले ब्रज का आधिपत्य था, लेकिन भारतेंदु ने उसको हटाकर खड़ी बोली को जब गद्य की नए युग का सूत्रपात होता है। वो भाषा नए युग की भाषा थी और उसने उन विषयों की चर्चा की, उन विषयों को विस्तार से कहा जो अभी तक साहित्य में छुए नहीं गए। अगर देखा जाए तो सबसे पहले नाटकों में खड़ी बोली का प्रयोग होता है और गद्य साहित्य का जो प्रवर्तन है वो भी नाटकों से ही होता है। क्यों? नाटक दृश्य और श्रव्य माध्यम है। नाटक को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और नाटक के माध्यम से हम अपनी बात को बहुत आसानी से जनमानस तक पहुंचा सकते हैं। अन्य विधाओं के अपेक्षा नाटक एक सुगम माध्यम है जिससे हम अपनी बात को रखते हैं। वो युग ऐसा था जहां पर आज की तरह आधुनिक संसाधन नहीं थे। ऐसे में लोगों के बीच जाकर नाटक, लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से हम अपने बात को रखते थे। साहित्यकार की बड़ी जिम्मेदारी होती थी, वो केवल नाटक का लेखन ही नहीं करता था, अपितु उस नाटक को अभिनय के माध्यम से मंचित करता और करवाता था अपनी मंडली के द्वारा, और वो सामान्य जनमानस तक उसके संदेश को भेजता था। ऐसे में एक धन की भी आवश्यकता होती थी और कहीं ना कहीं श्रम भी अधिक लगता था, लेकिन भारतीय युग के लेखकों और साहित्यकारों ने इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया और उन्होंने नाटकों को के माध्यम से जो नवजागरण का संदेश है वो जनमानस तक पहुंचाया। क्योंकि नाटक आधुनिक युग की विधा थी, इसके पहले संस्कृत साहित्य में नाटक लेखन मिलता है। नाटकों की एक लंबी परंपरा मिलती है, समृद्ध साहित्य नाटकों का मिलता है, लेकिन हिंदी साहित्य में नाट्य लेखन की परंपरा भक्ति काल में या रीतिकाल में, या अगर हम पीछे जाएं आदिकाल में, तो वो बहुत ही कम है। लेकिन जब आधुनिक काल में नाटकों का सूत्रपात होता है तो अचानक से बहुत सारे नाटक लिखना संभव नहीं था। ऐसे में भारतेंदु जी ने अनुवाद के माध्यम को अपनाया। जो हिंदी की निकटस्थ भाषाएं थीं, खासकर बंगला में अनेक नाटक लिखे जा रहे थे। बंगला साहित्य पहले से ही समृद्ध रहा है और उसमें अनेक क्रांतिकारी अच्छे नाटकों का सृजन हुआ। तो भारतेंदु बाबू ने उन नाटकों का हिंदी में रूपांतरण किया, अनुवाद किया। इनके प्रमुख अनुदित नाटकों में पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, सत्यहरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु आदि आदि आते हैं। इनके माध्यम से उन्होंने जो मौलिक नाटकों की संख्या हिंदी साहित्य में कम थी उसको पूरा करने का प्रयास अनुवाद के माध्यम से किया गया और इन नाटकों में भारत की वर्तमान समस्याओं को बहुतायत से अच्छे से रखा गया। भारतेंदु का नाटक है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी के माध्यम से उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से अंग्रेजी राज्य में हम पतन की ओर उन्मुख हो रहे हैं। हमें कहाँ होना चाहिए था, किस तरह का शासक शासन कर रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर, जहाँ योग्यता का कोई सम्मान नहीं है, जहाँ पर ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। हम ऐसे युग में जी रहे थे जहाँ पर योग्यता, ज्ञान, इन सब को किनारे कर दिया गया था। वहाँ जो शासक वर्ग था उसका एकमात्र उद्देश्य था कि हम निरक्षर बने रहें
हम अशिक्षित बने रहें और वो हम पर शासन करते रहे। इसी का संदेश उन्होंने भारत दुर्दशा में दिया। भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जो भारत का चित्रण किया है वो बहुत ही मार्मिक है। उसमें वर्तमान में जो भारत जिस दशा में पहुंच चुका था, अंग्रेजों ने, मुगलों ने उसे लूटकर जो उसकी स्थिति कर दी थी, उसका यथार्थ चित्रण है। उन्होंने भारतीय जनमानस को यह बताने का प्रयास किया कि हमें कहाँ होना चाहिए था। हम सोने की चिड़िया थे। हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है वो आज हमसे दूर हो चुका है। ये वही भारत है जो विश्व गुरु था, लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि एक सुई भी भारत में नहीं बनती थी। उस समय भारतेंद्र युग तक, आधुनिक युग में आते आते अंग्रेजों ने हमारे जो परंपरागत उद्योग धंधे थे उनको पूर्ण रूप से बंद कर दिया। जब हम किसी भी देश की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की पहचान मिटाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसे आर्थिक रूप से कमजोर करते हैं, और अंग्रेजों ने यही किया। उन्होंने सबसे पहले हमें आर्थिक रूप से कमजोर किया। फिर उन्होंने यह कहना प्रारंभ किया कि हम पिछड़े हैं, हम आधुनिकता नहीं जानते, हम आधुनिक नहीं हैं। जिसका संदेश जब जनमानस में गया तो कहीं ना कहीं एक नव जागरण की किरण भारतीय जनमानस में दिखाई दी, और उन्होंने उन परिस्थितियों से लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। इसके साथ साथ जो मौलिक नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र के हैं, उन्होंने भी मील का पत्थर साबित होते हुए भारतीय जनमानस को जागृत किया। और एक काम भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया कि उन्होंने स्वयं ही लेखन नहीं किया, बल्कि एक लेखक मंडल तैयार किया। इसे हम भारतेंदु मंडल के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला सिंह आदि अनेक लेखक थे। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से जनमानस को जागृत किया और साहित्य में उन विषयों का समावेश किया जो अभी तक साहित्य का विषय नहीं थी। नाटकों के बाद एक महत्वपूर्ण विधा आती है निबंध। निबंध वह विधा है जिसमें हम अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से, सारगर्भित रूप से, सरल भाषा में कह सकते हैं। आपने भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है जरूर पढ़ा होगा। उसमें वो बताते हैं कि अब हमें अपनी उन्नति करनी है, और वह कैसे होगी उसका वह मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। वो कहते हैं कि यह वही देश है जहां अब एक सुई भी नहीं, जहां माचिस तक विदेश से, इंग्लैंड से आती है, और हम इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई आएगा और हमें मार्ग दिखाए। वो लिखते हैं कि भारत के लोग रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह हैं कि इंजन जोड़ दीजिए, फिर देखिए कैसे सर पर दौड़े चले जाते हैं। वो इशारा कर रहे हैं, हमें इंगित कर रहे हैं कि हमें एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो हमें प्रगति के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर ले जाए। इसी तरह बालकृष्ण भट्ट, जो बहुत बड़े निबंधकार थे, और ऐसा कहा जाता है कि आपके लगभग 1000 निबंधों का संपादन हुआ, संकलन हुआ। आपने साहित्यिक, सामाजिक और अनेक विषयों को समाहित करते हुए, समाज की अनेक समस्याओं को उठाते हुए आपने निबंधों की रचना की।
और उन निबंधों के माध्यम से जनता को यह बताने का प्रयास किया कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ पहुंचना है, हमें जो अभी तक जीवन हम जीते आए हैं उससे किस तरह से मुक्त हो। स्त्रियों की शिक्षा की क्या आवश्यकता है, बच्चों को शिक्षा की क्या आवश्यकता है, ठीक, इन सब बातों को उन्होंने अपने निबंधों में स्थान दिया और जनमानस को जागृत करने में सफल। जहाँ तक निबंधों की बात है तो सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक अनेक विषयों पर यह लिखे गए। हमने अपने समाज को जागृत करने के लिए अपने अतीत की गौरव गाथाओं को उनके समक्ष प्रस्तुत किया, इसके लिए हमने पौराणिक निबंध और इनके माध्यम से हमने यह बताने का प्रयास किया कि हम कभी गुलाम नहीं थे, हम स्वतंत्र थे। हमारी सोच, हमारे क्रियाकलाप, हमारे निर्णय वो हमारे थे, हम किसी के अधीन नहीं थे। लेकिन इस अंग्रेजी हुकूमत ने हमें गुलाम बना लिया है और अब हमें इससे आज़ाद होना। और उसका पहला कदम यही था कि भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास। इसका बहुत विरोध किया गया। जो उर्दू के पक्षधर थे उन्होंने कहा कि अब हमें नई जुबान सीखनी होगी, जब कोर्ट कचहरी की जो भाषा है वह उर्दू है तो हमें एक नई भाषा का बोझ क्यों डाला जा रहा है। लेकिन भारतीय नीति नियंताओं ने बड़ी कुशलता के साथ हिंदी को भारत की संपर्क भाषा बनाने का, साहित्यिक भाषा बनाने का जो सफल प्रयास किया, उससे आज आगे चलकर हम कहानी विधा का भी विकास भी भारतीय युग में होता है। इसके पहले कहानी किस्सा गोई के रूप में भारत में प्राचीन काल से ही आख्यायिका, कथा, किस्सा गोई आदि के रूप में प्रचलित थी, लेकिन आधुनिक कहानी का सूत्रपात वो भारतीय युग में होता है। अनेक कहानियों का अनुवाद किया गया। बैताल पचीसी, प्रेम सागर नाचकेतोपाख्यानम आदि का अनुवाद के माध्यम से हिंदी भाषा में हिंदी भाषा भाषी जनमानस के लिए उपलब्ध कराई गई और अनेक कहानियों का सृजन होने लगा, जिसका विकास हम आगे चलकर प्रेमचंद के रूप में देखते हैं। द्विवेदी युग में कहानी कला का जो विकास होता है वो चलते चलते आगे चलकर जब हम पूर्ण रूप से आधुनिक कहानी में आते हैं, उसके बीच कहीं ना कहीं भारतीय युग में ही बोए जा चुके थे। और जो आधुनिक कहानियों की जो कमी थी उसे अनुवाद के माध्यम से पूरा करने का कहीं ना कहीं प्रयास भारतीय युग के लेखकों के द्वारा किया जा रहा है। कहानी के उपरांत एक महत्वपूर्ण विधा है उपन्यास। उपन्यास हिंदी साहित्य की सदैव से महत्वपूर्ण विधा रही। यह आधुनिक विधा है, इसके पहले उपन्यासों का सृजन नहीं। चंद्रकांता संतति और उस समय के जो भी उपन्यास लिखे जा रहे थे उनका प्रथम उद्देश्य था मनोरंजन और या तिलिस्मी, अयारी आदि के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करना, उस बात को कहना। लेकिन चंद्रकांता संतति का जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो यह कि उसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। उसका जो साहित्य था, उसकी जो विधा थी, उसकी जो विषय वस्तु थी वो इतनी मनोरंजक थी कि दक्षिण के लोगों ने भी उसे समझने के लिए, उसे पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। और यहीं से उपन्यास विधा का विकास होता है और आगे चलकर अनेक क्रांतिकारी और कालजयी उपन्यासों की रचना
होती है जो द्विवेदी युग में, या जिसका उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के रूप में हम जिनको दर्शन करते हैं, देखते हैं। इसी तरह जो हिंदी गद्य है वो समाचार पत्र, पत्रिकाओं, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के माध्यम से आगे बढ़, और इनके जो मूल विषय थे वह राष्ट्र प्रेम, क्योंकि वह जो युग था वो क्रांति का युग था, स्वतंत्रता आंदोलन का युग था, इसलिए हम अपने वर्तमान युग से दूर नहीं रह सकते। जो साहित्य है वो वर्तमान में ही सृजित होता है, वर्तमान में ही जीता है। इसलिए जो भारतेंदु युग का साहित्य है उसकी अगर हम विषय वस्तु की चर्चा करें तो उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना सर्वोपरि। दूसरा, जनवादी विचारधारा। रीतिकाल में जो साहित्य सामान्य जनमानस से दूर जा चुका था, भारतेंदु युग में वह पुनः सामान्य जनमानस तक पहुंचता है और सामान्य लोगों के समस्याओं को, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को वो साहित्य में स्थान मिलता है। भक्तिकाल और रीतिकाल की तरह प्रेम का जो चित्रण था वो भारतेंदु युग में भी हो रहा था, और भक्ति परक रचनाओं का भी सृजन इस युग में हो रहा था। प्रकृति चित्रण भी हमें भारतेंदु युग में देखने को मिलता है, जिसका सूत्रपात स्वयं भारतेंदु ने किया है। हास्य व्यंग प्रधान रचनाओं का भी सृजन इस युग में हुआ, और एक जो परिवर्तन हुआ वो छंद विधान में नवीनता लेकर। भारतेंदु का जो छंद विधान है इसमें एक नवीनता देखने को मिलती है। भारतेंदु ने लोकमानस में प्रचलित छंदों में रचना करने को वकालत की। उन्होंने कहा जो लावनी है, होली है, जो सामान्य जनमानस में छंद गाए जाते हैं, हमें उनमें रचना करके हमें सामान्य जनमानस तक पहुंचना है, और अपनी भाषा ही प्रमुख है और उसके बिना हम कुछ नहीं। जो भारतेंदु युगीन साहित्य रहा उसकी एक प्रमुख विशेषता यह भी रही कि हमने अपनी भाषा को महत्व दिया। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। बिना अपनी भाषा के ज्ञान के जो हृदय की शंकाएं हैं वो नहीं मिटती। इसलिए हमें जो ध्यान देना है, हमें जो महत्व देना है वो अपनी भाषा को देना। इस तरह हम देखते हैं कि जो भारतेंदु युग है वह अनेक बातों में महत्वपूर्ण है। सबसे प्रथम हम देखें कि गद्य का विकास हुआ, हिंदी साहित्य के रूप में खड़ी बोली का विकास हुआ। जो साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली हम जिसकी प्रथम किरण हम अमीर खुसरो और कहीं ना कहीं कबीर के रूप में देखते हैं, उसका पुनः प्रस्फुटन होता है भारतेंदु युग में। और जो छायावाद युग में अपने पूर्ण रूप में हम सबके समक्ष स्थित होती है, जो हम छायावाद को खड़ी बोली का चरम उत्कर्ष कह सकते हैं, लेकिन उसका जो बीज है वो भारतेंदु युग में ही बोया गया था। इसी तरह अगर हम देखें तो जो रीतिकाल है जो भारतीय गौरव गाथा से दूर हो चुका था, हमारी संस्कृति से जो दूर हो चुका था, उसको पुनः स्थापित करने का कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते हैं। वो अपनी निबंधों में, कविताओं में, नाटकों में भारत के उस गौरव को याद करते हैं, उस गौरव का चित्रण करते हैं जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए, जो संपूर्ण विश्व के लिए मार्गदर्शिता था। हम उस भारत की चर्चा करते हैं। हमने कभी भी, हम गुलाम रहे हों, लेकिन हमने कभी भी हताश और निराश भारत की कल्पना नहीं की। हमने सदैव ऐसे भारत की कल्पना की है जो संपूर्ण विश्व के लिए विश्व गुरु, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक की भूमिका में रहा। हमारे लिए हमारे शासक
हमारे ऋषि मुनि सदैव रोल मॉडल रहे। इस देश ने उन्हें रोल मॉडल बनाया जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। और कहीं ना कहीं यह भावना भारतीय युग के साहित्य में आती है कि यह वो युग है कि अब किसी ना किसी को तो बलिदान देना ही पड़ेगा। बिना बलिदान दिए हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। महत्वपूर्ण चर्चा में हम आशा करते हैं कि आप लाभान्वित हुए होंगे। नमस्कार।